नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं वीपी वर्मा आपका हमारे मनभावना क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप आज हमारे साथ पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट। अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से ये थर्ड सेमेस्टर है, तो इसमें हम आज से स्टार्ट करेंगे बीएससी थर्ड ईयर नहीं सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर। इसमें हम पढ़ेंगे पेपर फर्स्ट। पेपर हमारा फर्स्ट है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। ये हमारे पेपर का नाम है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। हम इसको पढ़ेंगे, आज से ही स्टार्ट हुआ है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा पेपर फर्स्ट है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर। इसमें हमारी फर्स्ट यूनिट जिसको हम आज स्टार्ट करेंगे, यूनिट फर्स्ट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। साथियों, इंटरफेरेंस का मतलब होता है व्यतिकरण और लाइट का मतलब होता है प्रकाश। आप सब जानते हैं, यानी यहाँ पर किसका व्यतिकरण होगा? प्रकाश का व्यतिकरण होगा। तो जिसका व्यतिकरण होगा उसके बारे में जानना जरूरी है। तो हम प्रकाश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्रकाश क्या चीज़ है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे लाइट। तो देखिए, प्रकाश तो हम सभी जानते हैं क्या है। जैसे हमें सूर्य से जो रोशनी मिल रही है वो भी एक प्रकाश है, और जो हमारी इमरजेंसी लाइट्स होती हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह होती हैं, उनसे भी क्या मिलता है? हमें प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। साथियों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और प्रकाश एक प्रकार का साधन भी है। प्रकाश एक प्रकार का साधन भी है क्योंकि प्रकाश के द्वारा कई कार्य किए जाते हैं। जैसे हमारा सोलर पैनल है, वो हमें क्या देता है? सोलर एनर्जी देता है। और सोलर पैनल किसके द्वारा कार्य करता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही कार्य करता है, क्योंकि सोलर पैनल जब भी कार्य करेगा जब तक उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो वहाँ पर प्रकाश क्या हो गया? सौर एनर्जी प्राप्त करने के लिए एक साधन हो गया सोलर पैनल से। तो इस प्रकार से प्रकाश एक साधन भी है और एक ऊर्जा भी है। यानी प्रकाश एक ऊर्जा भी है और एक साधन भी है। अब बात करते हैं कि जो प्रकाश है, अब जैसे हमें कैसे दिखाई देता है। जैसे कोई भी वस्तु है हमारे सामने, मान लीजिए स्टैंड रखा हुआ है, तो हमें कैसे दिख रहा है? ये दीवारें बनी हुई हमें कैसे दिख रही हैं? अंधेरी रात जब होती है तब हमें क्यों कुछ नहीं दिखता है? तो इसकी बात मैं बता दूं। देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए एक चेयर पड़ी हुई है, एक चेयर है, कुर्सी है, ठीक है, और इस सूर्य है, ठीक है। अब यहाँ से रोशनी आ रही है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा? और यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ेगा और यह प्रकाश इस वस्तु से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर इस व्यक्ति की आँखों पर आएगा। और यहाँ से जब प्रकाश इस वस्तु से, इस कुर्सी से टकराएगा, तो इसी प्रकाश में इस कुर्सी का एक प्रतिबिंब बनकर हमारी आँखों पर पड़ेगा। यानी यहाँ से जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस बिल्कुल किसके सेम होगा? इस चेयर के सेम होगा। यानी बिल्कुल चेयर के प्रतिबिंब के रूप का होगा जो हमारी आँखों पर पड़ेगा, और इससे क्या होगा? ये कुर्सी हमें दिखाई देने लगेगी। यानी कि हमारी आँखों में रोशनी होती नहीं है। रोशनी हमें कोई वस्तु कब दिखाई देती है? जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आँखों पर पड़ता है, तब वह वस्तु हमें दिखाई देती है। यानी कि जब तक प्रकाश वस्तु से टकराकर हमारी आँखों पर नहीं पड़ेगा, वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो इतनी बात आप समझ लीजिए, सबसे पहले प्रकाश वस्तु से टकराएगा और उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों पर उसका प्रतिबिंब पड़ेगा, तब वह वस्तु हमें दिखाई देगी। तो प्रकाश जो है डायरेक्ट आँखों पर नहीं आता, सबसे पहले वस्तु से टकराता है, उसके बाद उसका प्रतिबिंब हमारी आँखों पर बनता है और वह वस्तु हमें दिखाई देती। तो ये प्रक्रिया होती है प्रकाश को देखने की और वस्तुओं के दिखने की। जैसे वाइट बोर्ड है हमारा, ये हमें कैसे दिख रहा है? अगर हम रात्रि में इसको देखें अंधेरे में तो क्या हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा ना।
अभी क्या हो रहा है कि सूर्य का प्रकाश हुआ या इमरजेंसी लाइट्स हुई, जब वस्तु पर पड़ती हैं तो उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर वो किरणें पड़ती हैं, जिससे उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। क्योंकि जब वस्तु से टकराएगा तो प्रतिबिंब उस किरण के साथ प्रतिबिंब बनकर हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे वह पूरी वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है, साधन भी है। तो ये हम जान चुके हैं प्रकाश क्या होता है। अब प्रकाश जो है वो हमेशा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचलित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश की नेचर की। तो दोस्तों प्रकाश की डुअल नेचर होती है, डुअल नेचर होती प्रकाश की, यानी दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है और प्रकाश जो है वो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और इसकी दोहरी प्रकृति में बात करें तो इसकी एक तो प्रकृति होती है तरंग प्रकृति, यानी वेव की तरह बिहेव करता है, और दूसरी होती है कण की, यानी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो एक तो इसकी नेचर हो जाएगी पार्टिकल नेचर और दूसरी हो जाएगी वेव नेचर, यानी तरंग प्रकृति और कण की प्रकृति। तो प्रकाश की दो प्रकृति होती हैं, यानी कि प्रकाश में दोनों, एक प्रकाश जो है दो तरह से बिहेव करता है, तरंग के रूप में भी बिहेव करता है और कण के रूप में भी बिहेव करता है। अब जो इसकी तरंग प्रकृति हो वो दबी हुई होती है, यानी वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, वो दबी हुई होती है। और मेनली इसमें क्या दिखाई देता है, मोस्टली वो पार्टिकल नेचर इसकी मोस्टली दिखाई देती है, यानी अधिकतर इसकी पार्टिकल नेचर दिखाई देती है और जो तरंग प्रकृति है वो दबी हुई होती है। एग्जाम्पल्स में अगर इसकी बात करें तो हमने इंटर में पढ़ा होगा हम सब ने कि एक तो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। एक होता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। ये जो होते हैं प्रकाश की पार्टिकल नेचर, यानी कण की जो नेचर है पार्टिकल नेचर, उसको प्रदर्शित करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल होता है जैसे इंटरफ्रेंस हो गया, इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, पोलराइजेशन हो गया। ये सब क्या है, ये प्रकाश की वेव नेचर को फॉलो करते हैं, ये प्रकाश की वेव नेचर को फॉलो करते हैं। तो अगर आप पॉइंट को नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट ये हमने पढ़ा है इनके बारे में। ये क्या करते हैं, प्रकाश की जो पार्टिकल नेचर है उसको फॉलो करते हैं, उसी के बेस पर काम करते हैं। और जो इंटरफ्रेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ये जो है पार्टिकल की जो वेव नेचर, लाइट की वेव नेचर को फॉलो करते हैं और उसी के आधार पर, उसी के बेस पर कार्य करते हैं। अगर हिंदी आपको नहीं पता तो इंटरफ्रेंस का मतलब होता है व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस का मतलब होता है व्यतिकरण। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन, ये आगे आप पढ़ेंगे। पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवण। ये जो है वेव नेचर को फॉलो करते हैं लाइट की। इसके बाद एक छोटे छोटे पॉइंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी से रिलेटेड एक हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट से उसको पढ़ेंगे हम। इसी से रिलेटेड एक थ्योरी हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, उसको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम छोटा सा पॉइंट है फेज, जिसे हिंदी में कला कहते हैं, फेज, कला या अवस्था, उसकी बात करेंगे वो क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल, यानी
चीज़ पार्टिकल कहाँ होगा, कोई तरंग या कोई मीडियम माध्यम है उसमें होगा। यानी किसी भी माध्यम में जो कोई पार्टिकल, चाहे वो माध्यम हो या तरंग हो, उसमें जब कोई पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल है, तो ये जो फेज है, ये जो कला है, उस पार्टिकल की अवस्था को दर्शाता है। यानी पार्टिकल की जो दोलन की अवस्था है या उसके विस्थापन की अवस्था, यानी ऑसिलेशंस या डिस्प्लेसमेंट की जो अवस्था है, स्टेट है, वो क्या कहलाएगी, उसकी फेज कहलाएगी। ठीक है, यानी किसी भी माध्यम में किसी पार्टिकल के दोलन यानी ऑसिलेशंस, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की जो अवस्था होती है, जो स्थिति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कला कहते हैं, फेज कहते हैं। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है एग्जाम्पल की, अगर इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी तरंग या माध्यम ले सकते हैं, किसी माध्यम के कणों यानी पार्टिकल्स के दोलन या विस्थापन की अवस्था या स्थिति को क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फेज। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है मून यानी चंद्रमा। इसमें चंद्रमा में क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा कि चंद्रमा जो है हमेशा एक जैसा दिखाई नहीं देता, उसके आकार में कुछ ना कुछ डेली परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि अगर बात करें अमावस्या की, आप सब जानते हैं अमावस्या एक पूर्णिमा होती है जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है। तो इस अमावस्या से एक दिन तो ये हो गया अमावस्या वाला, इससे इस पूर्णिमा तक 15 दिन होते हैं। ठीक है, अमावस्या के अगले दिन से पूर्णिमा तक 15 दिन होते हैं, तो टोटल मिलाकर कुल कितने दिन हो गए, 16 दिन। तो आप इसको ऑब्जर्व करिए, चाहे इसको प्रैक्टिकल करके देख लीजिए आप डेली। इस अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक चंद्रमा कभी एक जैसा दिखाई नहीं देगा, उसमें डेली कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा, यानी उसका आकार डेली परिवर्तित होगा, एक जैसा नहीं होगा। अभी मान लीजिए इतना है तो कल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इससे फिर दूसरे दिन और थोड़ा बड़ा हो जाएगी। इस तरीके से कुछ ना कुछ परिवर्तन पूरा नहीं होगा, पूरा इस दिन होगा पूर्णिमा वाले दिन, पूरा तब दिखाई देगा। इससे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक कभी पूरा नहीं होगा। ठीक है, यानी उसमें उसके आकार में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, कभी इस टाइप से होगा, कभी छोटा सा भाग नहीं दिख रहा होगा, यानी इसका आकार प्रतिदिन परिवर्तित होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 16 दिनों तक चंद्रमा आकार प्रतिदिन बदलता रहता है, एक जैसा नहीं होता। तो हम कह सकते हैं इसकी कितनी स्थिति हो गई, 16 स्थितियाँ हो गई, यानी इसकी कलाएँ कितनी हो जाएंगी, इसकी कला फेज कितनी हो जाएंगी, अवस्थाएँ इसकी 16 अवस्थाएँ हो जाएंगी। ठीक है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक कितनी अवस्थाएँ हो जाएंगी, 16 अवस्थाएँ हो जाएंगी। तो इसकी अवस्था को हम बोलेंगे फेज, और कितनी फेजेज होती हैं, 16 होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर दीजिए। इसके बाद एक छोटा पॉइंट और है, वेव मोशन, तरंग संचरण या तरंग गति, जिसकी हम बात करेंगे। मिटा दूं दोस्तों इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे वेव मोशन, तरंग गति, ये क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे कोई माध्यम है, मान लीजिए ये कोई माध्यम है, ठीक है। इसमें मान लीजिए एक कण है इस टाइप से, ये कोई कण है, ये कण है माध्यम में, ठीक है। अब आप जानते हैं कोई भी चीज़, संसार की कोई भी चीज़ इस जो है कणों से ही मिलकर, अणु परमाणुओं से ही मिलकर बनी होती है, कणों से ही मिलकर बनी होती है, ठीक है। तब देखिए इसमें क्या होगा, ये तो हो गया हमारा एक माध्यम, इसमें वो कण, ठीक है, जैसे पार्टिकल कहते हैं। तो क्या होगा अगर हम इस पूरे माध्यम को कोई एक्सटर्नल एनर्जी दें, यानी कोई बाह्य ऊर्जा दे दें, इस माध्यम को अगर हम कोई बाह्य ऊर्जा दे दें, तब क्या होगा, यहाँ इस माध्यम का कोई एक पार्टिकल जो है, इस माध्यम का कोई एक पार्टिकल जो बाहर से ऊर्जा दी गई है, इसको बाहर से ऊर्जा दी गई है इसको, तो सबसे पहले क्या होगा, कोई एक पार्टिकल इस ऊर्जा को ग्रहण करके
अभी तो ये रेस्ट में है, जब इसको ऊर्जा मिल गई तब यहाँ से ये मूव करेगा और मूव करके इस दूसरे पार्टिकल के पास पहुँच जाएगा और इसको ऊर्जा का थोड़ा सा भाग दे देगा, यानी ऊर्जा का कुछ भाग दे देगा, जिससे ये पार्टिकल भी चार्ज हो जाएगा। अब ये वाला पार्टिकल क्या करेगा, अभी तो ये भी रेस्ट में था लेकिन अब इसको ऊर्जा मिल गई तो ये भी यहाँ से चल देगा और किसी दूसरे पार्टिकल के पास पहुँच जाएगा और इसे भी ऊर्जा का कुछ भाग दे देगा। इसी तरह ये पार्टिकल भी करेगा, यहाँ से चलकर अदर पार्टिकल के पास पहुँच जाएगा और उसको ऊर्जा का कुछ भाग दे देगा। इसी प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहेगी, यह प्रक्रिया चलती रहेगी, यह प्रोसेस होती रहेगी और सारे पार्टिकल जो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं इस टाइप से और एक तरंग बना लेते हैं, एक लहर बना लेते हैं। ठीक है, इससे यहाँ पर क्या आ जाता है, एक तरंग का निर्माण हो जाता है, एक वेव फॉर्मेशन हो जाता है। यानी जब किसी माध्यम को कोई एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है तब उसका कोई एक पार्टिकल रेस्ट से मूव करके दूसरे पार्टिकल को ऊर्जा का थोड़ा भाग दे देता है, जिससे दूसरा पार्टिकल भी रेस्ट से मूव करके दूसरे अदर पार्टिकल को ऊर्जा का कुछ भाग दे देता है और यह प्रक्रिया इस पूरे माध्यम में चलती रहती है, जिससे यहाँ पर एक तरंग बन जाती है। जिस जब सभी पार्टिकल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी तो एक तरंग बन जाती है। ठीक है, तरंग बन जाती है और इस प्रकार पार्टिकल्स के एक्सटर्नल एनर्जी को प्राप्त करके ऊर्जा को ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है उसे हम वेव मोशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार एक्सटर्नल एनर्जी को प्राप्त करके पार्टिकल्स का एक दूसरे को ऊर्जा का ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाएगा, वेव मोशन कहलाएगा, तरंग गति कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल मूव करने लगेंगे, यानी अब पार्टिकल मूव भी करते जाएंगे और एक तरंग भी बनाते जाएंगे, जिससे क्या होने लगेगा, तरंग में गति होने लगेगी, तरंग भी आगे बढ़ती जाएगी और पार्टिकल्स भी एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। इससे यहाँ पर एक वेव भी बन गई और वेव मोशन भी होने लगी, यानी एक तरंग भी बन गई और तरंग की गति भी होने लगी। तो इस प्रकार से ये तरंग गति होती है। यानी जब किसी माध्यम में कोई एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो माध्यम का कोई एक पार्टिकल या कण अब क्या होगा, पार्टिकल्स को एनर्जी मिल जाएगी तो कोई एक कण रेस्ट से मूव करके दूसरे कण को ऊर्जा का कुछ भाग दे देता है और दूसरा पार्टिकल भी किसी अदर पार्टिकल को ऊर्जा का कुछ भाग दे देता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है। और जब यह प्रक्रिया चलेगी तो क्या होगा, यहाँ पर दो चीज़ें होगी, एक तो वेव फॉर्म होगी, वेव फॉर्म यानी तरंग बनेगी और फिर और ये प्रोसेस जो है यहाँ पर पूरी प्रक्रिया हो रही है एनर्जी ट्रांसफ़र करने की, वो क्या कहलाएगी, तरंग गति यानी वेव मोशन कहलाएगी। ठीक है, मुझे लिखवाना ज़रूरी तो नहीं था क्योंकि नोट्स बने हुए हैं, आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह, मॉडल पेपर सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप हमारे ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझ लिया वेव मोशन क्या होती है। जब किसी माध्यम को कोई एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो उस माध्यम का कोई एक पार्टिकल रेस्ट से मूव करके किसी दूसरे पार्टिकल को
ऊर्जा का कुछ भाग दे देता है, और वही दूसरा पार्टिकल भी रेस्ट से मूव करके किसी अदर पार्टिकल को ऊर्जा का कुछ भाग दे देता है। इस प्रकार से प्रक्रिया पूरे माध्यम में होती रहती है, जिससे एक वेव फॉर्म हो जाती है, एक तरंग बन जाती है। और इस प्रकार एक्सटर्नल एनर्जी को प्राप्त करके पार्टिकल्स का एक दूसरे को ऊर्जा का स्थानांतरण करना वेव मोशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा वेव मोशन वाला टॉपिक। वेव मोशन क्या होती है हमने समझ लिया। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मनभावना क्लासेस उत्तर प्रदेश के नाम से। वहाँ भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे या कहेंगे तो आपको वहाँ से भी नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है दोस्तों, वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन, ठीक है, तरंग समीकरण जैसे बोलते हैं। अब ये क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, होते तरंग समीकरण इक्वेशन होती है y = a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। ये होती है वेव इक्वेशन। ठीक है, यह होती है वेव इक्वेशन। डायरेक्ट वेव इक्वेशन है। तरंग समीकरण होती है। तरंग गति क्या है वो पढ़ लिया हमने, तरंग क्या है वो भी पढ़ लिया, क्योंकि यहीं से तरंग बना, तरंग से क्या हुई तरंग गति। अब यहाँ पे जो कुछ हमें दिए गए हैं नियतांक, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले बाई है, ये बाई है, ये क्या है, ये है, ये क्या है, ओमेगा डेल्टा टी, तो हम सभी जानते हैं क्या है, समय है। तो बाई दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट है या वेव, तरंग का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तरंग का डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इसमें लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव यानी तरंग का विस्थापन। ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, यानी तरंग का त्वरण है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेव, तरंग की एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ वेव। उसके बाद जो डेल्टा है दोस्तों, अब ये डेल्टा क्या है, एक ने क्या पढ़ा जस्ट पीछे, एक टॉपिक पढ़ा फेज, फेज टॉपिक पढ़ा। इस फेज टॉपिक को ही हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक है, ये क्या है, फेज है, फेज, जिससे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई हमारी वेव इक्वेशन, y = a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो ये तो हमने छोटे छोटे टॉपिक थे जो पढ़ लिए हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स की, यानी द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए जो हाइजेंस की थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। हाइजेंस थ्योरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज आप तक पहुँचती रहे और आप जो है पढ़ाई करते रहें, अपने टारगेट को प्राप्त करें। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।